हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे रैंकर्स पर। मैं सुनील कुमार। आज हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, जिसमें हम बात करेंगे मई 2025 की। मेरा मानना है कि मई 2025 के जो भी अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको एक दो सवाल इससे ज़रूर मिलेंगे और आरपीएससी यूपीएससी दोनों की परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो मानव विकास रिपोर्ट 2025। इसको कहते हैं हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट या इंडेक्स के रूप में जानते हैं, और इसमें 2023 का जो है वो आंकड़ा दिया गया है। मानव विकास रिपोर्ट जो है ये यूएनडीपी के द्वारा जारी की जाती है, जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा इसको जारी किया जाता है। इस बार जो इसकी थीम रही है, जो शीर्षक रहा है, ए मैटर ऑफ चॉइस पीपल एंड पॉसिबिलिटीज़ इन द एज ऑफ एआई। इस बार का शीर्षक ये रहा है, एआई के एज में पीपल एंड पॉसिबिलिटीज़। एचडीआई जो निकाला जाता है, इसके 3 आयाम होते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। पहला है स्वास्थ्य, दूसरा है शिक्षा और तीसरा है जीवन स्तर। स्वास्थ्य की बात करें तो इसका मतलब है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, यानी कितना जीवन जन्म के समय था। दूसरा है शिक्षा, इसमें स्कूली शिक्षा की प्रत्याशित और औसत अवधि को गिना जाता है कि किसी व्यक्ति ने स्कूल में कितने दिन बिताए। जीवन स्तर, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, इन तीनों आधार पर किसी भी देश की एचडीआई निकाली जाती है। तो इस बार जो आंकड़े आए हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है, शीर्ष स्थान, वो है आइसलैंड का, और जो नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड है इनको दूसरा स्थान हासिल हुआ है। अंतिम जो स्थान मिला है इसमें दक्षिण सूडान को मिला है। भारत की रैंक की बात करें तो 193 देशों में भारत की जो रैंक है वो 130 है, और इसमें स्कोर मिला है भारत को 0.685। जबकि हम 2022 से तुलना करें तो 2022 में भारत की रैंक 133 थी। इसका मतलब है इसमें 3 का सुधार हुआ है। इसमें जो स्कोर लिया जाता है वो 0 से 1 के बीच में लिया जाता है। इसके साथ साथ ही कुछ और भी आंकड़े जारी किए जाते हैं, जिसको कहते हैं हम जीआईआई, लिंग असमानता में कमी। इसके आधार पर जो भारत की रैंक है वो 102 है 2023 में। भारत में जो जीवन प्रत्याशा है वो 72 वर्ष है, और जो आय है, जैसे हम बात करते हैं प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय की, तो 9,047 अमेरिकी डॉलर ये हमारी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय है भारत में। स्कूली शिक्षा के जो औसत वर्ष हैं वो 13 वर्ष है। यदि हम पड़ोसी देशों की बात करें तो पड़ोसी देशों की जो स्थिति है, श्रीलंका को इसमें 89वीं रैंक मिली है, चीन को 78, भूटान को 125, बांग्लादेश जो है भारत के बराबर है 130वीं रैंक, नेपाल को 145वीं और पाकिस्तान को 168वीं रैंक इसमें मिली है। दूसरा हमारा टॉपिक है भारत और ब्रिटेन के मध्य में मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। तो ये भारत और यूके के मध्य में मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। एक टर्म आती है ब्रेक्जिट। यूरोपीय संघ से जब ब्रिटेन बाहर हुआ तो उसे कहते हैं ब्रेक्जिट। ब्रेक्जिट के बाद में ब्रिटेन का ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण समझौता है। इसमें समझौता किसके आधार पर व्यापार को बढ़ाना है, टैरिफ को कम करना है और आर्थिक विकास करना है। 2040 तक द्विपक्षीय जो व्यापार है भारत और यूके के बीच में, इसमें 25.5 बिलियन पाउंड की वृद्धि करने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। दूसरा हमारा सूचकांक है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025। इसको जो जारी करता है वो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये जारी करने वाली संस्था है। इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इसको जारी करता है। और जो इसका रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। इसमें 5 संकेत लिए जाते हैं: राजनीति, आर्थिक, विधायी, सामाजिक और सांस्कृतिक एवं सुरक्षा। इन 5 स्तर पर किसी की स्वतंत्रता को मापा जाता है, प्रेस की स्वतंत्रता को। तो प्रेस की स्वतंत्रता में जो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है वो नॉर्वे ने किया है, और अंतिम जो स्थान है वो इरिट्रिया को हुआ है। इरिट्रिया में ये कठोर शासन चलाया जाता है, यहाँ के राष्ट्रपति हैं इसायास अफेवरकी।
इनके द्वारा यहाँ पर कठोर शासन चलाया जाता है, इसलिए इरिट्रिया को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। भारत की यदि रैंक की बात करें तो 180 देशों में भारत की रैंक है 151वीं, और इसमें जो स्कोर प्राप्त हुआ है वो 32.96 अंक प्राप्त हुआ है। बात करते हैं रोनाल्डो, चर्चा में रहे थे क्योंकि फोर्ब्स के द्वारा जो जारी विश्व की सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीट जो हैं वो रोनाल्डो रहे हैं, जिनकी जो कमाई है 275 मिलियन डॉलर जो है इनकी कमाई है, तो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट के रूप में चर्चा में रहे। भारत में एशियाई प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता इसको मिली है 2025-26 के लिए। 2025-26 में भारत जो है इसको एशियाई प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता के रूप में स्वीकार किया गया है, और ये 25-26 के लिए है। इसको कहते हैं APO, एशियाई प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो टोक्यो में है, और इसकी जो स्थापना हुई 1961 में ही, और इसमें सदस्य देशों की संख्या 21 है। इसका जो उद्देश्य है APO का वो एशियाई प्रशांत क्षेत्र में उत्पादकता में वृद्धि को बढ़ावा देने का इसमें इसका उद्देश्य है। दूसरी बात करें 46वां एशियाई शिखर सम्मेलन, ये 26 और 27 मई 2025 को हुआ है कुआलालंपुर, जो कि मलेशिया की राजधानी है, कुआलालंपुर में आयोजित किया है। इसकी थीम इम्पोर्टेंट है, इसकी थीम है समावेशिता और स्थिरता, इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। इसमें जो योगदान, जो प्रमुख बातें हुई है क्षेत्रीय एकता पर, आर्थिक सहयोग और सतत विकास पर। मलेशिया के जो PM हैं दातो सरी अनवर इब्राहिम इसके अध्यक्ष रहे थे। इस शिखर सम्मेलन के जो 46वां था जो कि मलेशिया में हुआ था, तो यहाँ के जो PM हैं दातो सरी अनवर इब्राहिम इसके अध्यक्ष रहे थे। इसमें 10 सदस्य ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम है। ये 10 देश तो इसमें पहले हैं, और 11वां जो इम्पोर्टेंट सदस्य जो जुड़ा है वो तिमोर लेस्ते जुड़ा है। इस सम्मेलन में 2045 आसियान सामुदायिक विजन तैयार किया गया है, जिसे हम कुआलालंपुर घोषणा पत्र के रूप में जानते हैं। कुआलालंपुर घोषणा पत्र क्या है कि अगले 20 वर्षों में आसियान विकास एवं सहयोग को प्रगति दी जाएगी। आसियान देशों में विकास करना है और उनके सहयोग के साथ में प्रगति करनी है। एक रोग होता है कालाजार। कालाजार जो है ये उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों में शामिल है, जिसको कहते हैं NTD, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। जो उपेक्षित देश हैं और ट्रॉपिकल एरिया में आते हैं तो उनको कहते हैं, और यहाँ पे जो बीमारी फैलती है उनको कहते हैं NTD, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग। इसमें मृत्यु दर अधिक होती है। इसका जो रोग कारक है वो लेशमैनिया डोनोवेनी है। इसमें ये कालाजार को ख़त्म करने के लिए जो उष्णकटिबंधीय जो देश हैं इनमें उन्मूलन के लिए समझौता हुआ है। ये कौन कौन से देश हैं? चाड, जिबूती, इथोपिया, सोमालिया, दक्षिण सूडान और सूडान। इन 6 देशों के साथ में ये समझौता हुआ है कि कालाजार को ख़त्म किया जाएगा। इसके अलावा और महत्वपूर्ण तत्व हैं, कनाडा के जो नए PM बने हैं वो मार्क कार्नी बने हैं, ठीक है, और ये 4थी बार जीते हैं। इनकी जो पार्टी है वो लिबरल पार्टी है। इससे पहले मार्क जो कार्नी थे वो बैंक ऑफ कनाडा और बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर रह चुके हैं। ये तथ्य आपको ध्यान रखना है कि बैंक ऑफ कनाडा और बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर ये रह चुके हैं। मार्क कार्नी यहाँ के PM बने, पार्टी यानी कि लिबरल पार्टी। अब बात करते हैं हम ISA, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। इसमें नया सदस्य देश बना है 123वां, जिसका नाम है अंगोला। पूछा जा सकता है कि ISA का 123वां देश या नया सदस्य कौन बना है, तो अंगोला देश बना है। ISA की जो स्थापना हुई थी वो भारत और फ्रांस ने मिलकर करी थी 2015 में। 2015 में पेरिस में जो COP की मीटिंग हुई थी, जिसे हम कहते हैं COP 21, पेरिस में, इसे हम COP 21 कहते हैं। तो इसका जो उद्देश्य है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो उद्देश्य है वो सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने का है। और इसका जो हेडक्वार्टर है जहाँ पर इसकी स्थापना की गई, तो गुरुग्राम हरियाणा जो कि भारत में है, उसमें इसकी स्थापना की गई है। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं सारे, आपको ध्यान रखने हैं। बात करते हैं हम अल्जीरिया की। तो अल्जीरिया जो है ये नया सदस्य बना है NDB का। NDB क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये जो हमारे ब्रिक्स देश हैं उनके द्वारा बनाई गई एक बैंक है जिसे कहते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक।
इसकी जो स्थापना है वो 2015 में की गई थी। इसका जो उद्देश्य है, जो हमारे ब्रिक्स देश हैं उनकी विकास परियोजनाओं को वित्त पोषण करने का इसमें उद्देश्य है और इसमें नया सदस्य बना है अल्जीरिया। हम बात करते हैं FAO। इसमें 6 नई जो कृषि विरासत प्रणालियों को मान्यता दी है। ये UPSC के स्तर पर ये अच्छा सवाल बन सकता है। तो FAO जो है उसके द्वारा 6 नई कृषि विरासत प्रणालियों को मान्यता दी है, जिसमें 3 जो हैं वो चीन की हैं। जिसकी हम बात करें, पहला है जेजियांग प्रांत की तेजिंग मीठे पानी की मोती मिश्रित प्रणाली, या मोती के उत्पादन के लिए जेजियांग प्रांत और ये तेजिंग मीठे पानी। फुजियान प्रांत की फुतिंग शहर में सफ़ेद चाय की संस्कृति प्रणाली को। तीसरा है गांसू प्रांत के काओलान काउंटी में सिचुआन प्राचीन जो नाशपाती है उनके उत्पादन को। और 3 जो अन्य हैं वो जापान, मैक्सिको और इटली में कृषि विरासत जो है इसमें नई कृषि की जो प्रणालियाँ हैं उनको शामिल किया गया है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और जो भी आपकी राय है वो हमें ज़रूर दें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथियों से सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि हमारे चैनल पर कोई भी बेकार की बातें आपको नहीं मिलेंगी। केवल एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी और कम से कम समय में जो चीज़ें आपको किसी भी वीडियो में घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे में समझाई जाती हैं, वो हम कोशिश करते हैं कि आपको 5 से 10 मिनट में समझा दें। यदि इन एग्ज़ाम से पहले आप इन वीडियो का बार बार रिवीजन करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। थैंक यू।